हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया, जिसमें मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और एनवायरनमेंट का टॉपिक लेकर के। पिछली बार जो स्टूडेंट्स ने 2 दिन पहले क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, उसका ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख करके मुझे सचमुच लगा कि थोड़ी और मैं कोशिश करूं, थोड़ा और आपके टॉपिक्स कवर कर सकूं। 18 नवंबर को मैं जानती हूँ आपके पेपर्स हैं, 4 दिन बचे हैं। कुछ तो टॉपिक्स मैंने यूनिट 2 में देखा, यूनिट 3 में रादर, कि हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट तक कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टलैंड रिक्लेमेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसा एक और सिलेबस मेरे पास आया है, शायद सेमेस्टर 4 की लड़कियों का भी है। तो मैं थोड़ा डिटेल में ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दे रही हूँ, और बहुत थोड़ी तेजी से मैं बढ़ूंगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। मैंने ये पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ है, 19th नवंबर को। और शायद आपको भी याद होगा कि 2 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट एकदम इमीडिएट एक्शन में आई। हालांकि 1972 में स्टॉकहोम में जो मीटिंग हुई थी, समिट बुलाई गई थी ऑल सारे नेशंस की, वहां पर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और तभी से ये जरूरत महसूस की जा रही थी, बहुत सारे देशों ने महसूस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग एक्ट की जरूरत है पूरी दुनिया में। सभी देश अपने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि एनवायरनमेंट को मैन मेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, डिफॉरेस्टेशन और बहुत सारी वजहों से ओजोन में छेद हो रहे हैं, एसिड रेन्स आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक अटैक करती जा रही हैं, हमारी पृथ्वी को नष्ट करने की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट काफी, अब पूरी दुनिया के एनवायरमेंटलिस्ट मिल करके कोशिश में लगे हुए हैं, और उसी का एक पार्ट हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और 1986 में एक एक्ट लाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके कुछ अमेंडमेंट्स 19 या कुछ न्यू रिलेटेड लॉज भी आ चुके हैं। तो अगर एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, मुझे याद है कि जो क्वेश्चन हमने देखा है उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। तो ये एक शॉर्ट में मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ। इंडियन जो एनवायरमेंटल लॉज 2000 तक में आए थे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2006 में आया है, 2004 में आए हैं लॉज। तो सम इम्पोर्टेंट लॉज आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, then Environment Protection Rules 1986, Water Prevention Control Pollution Act 1974, Prevention and Control of Air Pollution 1981, Atomic Energy Act 1982, Wildlife Protection Act 1972, Biological Diversity Act 2002, Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989, Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998 and Public Liability Insurance Act 1991। इसके अलावा और भी बहुत सारे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से ही इम्प्लीमेंटेड है, और कुछ और स्पेसिफिक कोड्स इम्प्लीमेंटेड हैं काफी समय से। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है, जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करने वाले, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेड है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, हिंदी में अगर हम देखें तो यह पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण रूपी संपत्ति को बचाना, जिसमें जल, वायु, भूमि, जीव जगत, वनस्पति सभी आते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना और उसको उत्तरोत्तर सुधारना, पर्यावरणीय आधार पर औद्योगिक सुविधा की स्थापना करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए,
उद्योग बनाए जाएं, पर उनके लिए जो जरूरी एनवायरनमेंट की सुरक्षा के सभी मापदंडों को ध्यान रखते हुए किया जाए। इसकी आवश्यकता है मौलिक अधिकार, प्रजातंत्र की वास्तविकता, ये सारे तो नियम हैं। अब ये प्रोटेक्शन एक्ट में इस स्पेसिफिकली जो हम प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 है, इसमें 4 चैप्टर्स हैं एंड 26 क्लॉज हैं, 26 धाराएं हैं और 4 मुख्य अध्याय हैं, जिनमें एनवायरनमेंट को किस तरह से सुधारने के लिए क्या क्या एक्ट्स करने हैं, क्या क्या कंट्रोल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक चीज ये माइनस पॉइंट भी हम कह सकते हैं इसको, इस एक्ट का, जिसमें ये लिखा गया है कि जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है ये पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ केंद्र सरकार है। तो ये थोड़ा सा राज्य सरकारों को अपने एक्शंस अगर लेने हैं, कुछ अपनी तरफ से करना है, तो पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें और सुधार की जरूरत है, बट ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा एक्ट है जिससे को केंद्र सरकार ने पूरे इंडिया में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित क्षेत्र हो, बाकी के जितने भी राज्य हो, सब में एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया है। और इनके 4 अध्यायों में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिनके आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए। अब इसमें मैंने स्लाइड्स में वो जो 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स एंड 26 क्लॉजेस, हिंदी में भी दे दिया है स्लाइड्स में और इंग्लिश में भी। हम ऑफ कोर्स इंग्लिश वाले ही देख रहे हैं और उन जितना हो सकेगा मैं हिंदी में बताती जाऊंगी, पर वो 26 धाराओं में फिर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ये इतना डिटेल्स एनवायरनमेंट के लिए ग्रेजुएशन की जो सारे फैकल्टीज हैं उनको नहीं चाहिए, इसलिए मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से ही आपका अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सेमेस्टर 4 की लड़कियों के लिए डिटेल्स अगर वो चाहेंगे तो हम फिर इसके बाद एक और वीडियो बना डिटेल्स में देख लेंगे, या एक और क्लास देख लेंगे। सो अभी हम देख लें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1986, enacted with the main objective to provide protection and improvement of environment and for matters connected there with the environment से जुड़े हुए सारे समस्याओं, सारे इश्यूज, सारे पक्ष को देखने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। India's original constitution did not contain any provision for protection of natural environment. इसकी जरूरत इसलिए लगी क्योंकि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तब शायद एनवायरमेंटल हैजार्ड्स इतने ज्यादा हुए भी नहीं थे, विकास की इतनी ज्यादा दौड़ और इतनी ज्यादा मतलब अंधाधुंध दौड़ और अंधाधुंध वैज्ञानिकता, आधुनिकता का की होड़ नहीं लगी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्लॉज नहीं रखे गए थे, इसलिए ये जरूरत 42nd अमेंडमेंट में करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स लाए गए। अब इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीएआर as such, implementing the decisions made at United Nations Conference on Human Environment in Stockholm in 1972. 1972 में जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए। सारे एनवायरमेंटलिस्ट वहां जुटे थे और उन्होंने बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे सजेशंस दिए थे जिनको इम्प्लीमेंट करना। एक पहला एम था then creation of a government authority to regulate industry that can issue direct orders including closure orders. सरकार का नियंत्रण है उन कंपनीज पर, उन औद्योगिक घरानों पर, औद्योगिक कंस्ट्रक्शंस पर जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Then coordinating activities of different agencies operating under the existing laws. जो laws हैं उनके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एजेंसीज हैं, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इस एक्ट का।
रेगुलर लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, imposing punishments and penalties on those who have playing role in endangering the environment, safety and health. सजा के का प्रावधान उन पर जुर्माना लगाने की सजा के प्रावधान बनाए गए। For each failure or contravention, the punishment includes a prison term of up to 5 years, 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों भी दिए जा सकते हैं, ये प्रोविजन किया गया। एंगेजिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, देन अटेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जीने की का अधिकार सिर्फ मैन का ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म प्राणी, माइक्रोब्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोबियल जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो भी जीव हैं जमीन पे, सबके जीवन का अधिकार, सबको जीवन का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ईपीए ये डिसाइड करता है। These development were result of United Nations Conference in Stockholm and उसके बाद उससे पहले स्टॉकहोम में जो 72 का में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय एनैक्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसी समय। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में आया, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल 1981 में आया। उसके बाद ईपीए वाज passed by Parliament in the wake of Bhopal gas tragedy occurred on December 2, 1984. The objective of EPA is to protect and improve the environment and environmental conditions. खाली environment को रक्षा ही नहीं की जाए, उन कंडीशंस को सुधारा जाए, उस एनवायरनमेंट में जो जैव हैं, अजैविक पदार्थ हैं, सबका संतुलन बना के रखा जाए। ये मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया इस एक्ट का। देन इस एक्ट में जो मेन प्रोविजंस हैं, द ईपीए empowers the center to take all such measures as it deems necessary in the domain of environmental protection. सेंटर को पूरा पावर है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, जो सुरक्षा के लिए जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करे और राज्य सरकारों से करवाए। ये फुल कंट्रोल इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अंडर द लॉ इट कैन कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम्स एंड प्लान फॉर फर्दर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लानिंग की जा सकती है टॉक्सिसिटी कम करने की, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को कम करने के लिए। इट कैन mandate environmental quality standards, particularly those concerning the emission or discharge of environmental pollutants. उन एजेंसीज, उन सारी एजेंसीज को, चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, बिल्डिंग्स हों, हॉस्पिटल्स हों, रेस्टोरेंट्स वगैरह हों, जो भी कंस्ट्रक्शन हो, जिस भी तरह की एक्टिविटी जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो, एनवायरमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बने, उन सब बॉडीज को कंट्रोल करने का की जरूरत या एकदम उसको मैंडेटरी बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की को थ्रू दिस एक्ट। The law gives government the power for entry of examination, testing, other purposes, and power to analyze the sample of air, water, soil, or any other substance, any place, कहीं पर भी किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर को कहीं से भी टेस्ट करके उसकी क्वालिटी को के पर आधारित उस जगह को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को, उस कारखाने को, उस बॉडी को काम करना है या काम बंद करवाना है, ये पावर सरकार के पास इस एक्ट के थ्रू है। Also place of specific provision for handling hazardous substances which is prohibited unless it is compliance with regulatory requirement. बहुत सारे जैसे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की बहुत जरूरत भी है अभी, बट अगर उनको इम्प्लीमेंट करना ही है तो जो उनके हजार्ड्स को दूर करने के लिए, कम से कम करने के लिए, लाइफ को, एनवायरनमेंट को, प्रकृति को बचाने के लिए सारे एसेंशियल एक्ट्स लेने के साथ साथ ही उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, सरकार इन सारी चीजों को सुनिश्चित कर सकती है।
The objective of EPA is to protect and improve environment and environmental conditions. It also implements decision made at UN Conference on Human and Environment. तो ये तो हम देख ही चुके हैं। अब नाउ ये जो 4 चैप्टर्स एंड 26 क्लॉजेस हैं, हम एक एक चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं बस हम उसको बता दे रहे हैं। एक एक पॉइंट 26 पॉइंट और उनके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो आप में अपने नोट्स के लिए या अपने आंसर के लिए ये हम जरूर बोलेंगे फिर से कि इसका ईच एंड एवरी लाइन इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कि MCQs के लिए और इसके अलावा फुल क्वेश्चंस के लिए भी, पार्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये इसमें शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कैसे ये शुरू हुआ, क्या क्या करना है, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है, तो ऑफिशियल गैजेट, अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स के बारे में इस एक्ट में मेंशन किया गया है फर्स्ट चैप्टर में। देन कम सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में डेट्स के बारे में बताया गया एंड डेफिनेशंस, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। एनवायरनमेंट की परिभाषा, एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स की परिभाषा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की परिभाषा, हैजार्डस सब्सटेंस की परिभाषा, ऑक्यूपायर को जो ऑक्यूपाई करते हैं, प्रिस्क्राइब परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं आती हैं सेकंड क्लॉज में। फिर चैप्टर 2 में आता है जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर हैं इस एक्ट के अंतर्गत, ये आप पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स दैट इट सीम्स नेसेसरी टू फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, की रक्षा करने के लिए, एनवायरनमेंट की क्वालिटी सुधारने के लिए, प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो सारे पावर हैं जिनको पॉइंट वाइज आप इन स्लाइड से ले सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स, करीब करीब 14-15 पॉइंट्स हैं एंड डिफरेंट मेजर्स। यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या हैं, इन पर्टिकुलर क्या क्या पावर्स हैं इसमें। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, रूल्स बनाना, उन पर को इम्प्लीमेंट कराना, ये सारा कुछ आएगा जिसको आप पॉइंट वाइज इस स्लाइड से ले सकते हैं। देन फोर्थ इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट पर्सनल्स की, अथॉरिटीज की, पर्सनल्स की अपॉइंटमेंट करके अपने कंट्रोल में रखना। स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी करेगी और कोऑर्डिनेशन रखेगी और नजर रखेगी कि प्रॉपर इंडस्ट्रीज या जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपॉइंटमेंट करे। पावर टू गिव डायरेक्शंस, 5A का एक है अपील टू नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक संस्था है जिसमें अपील किया जा सकता है कि कोई भी पर्सन जिसने किसी इस तरह के रेगुलेशंस को एग्री किया है, तो ये बहुत सारे इसके एक्ट हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, 19 ऑफ 2010, तो ये सारे आप पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हैं। रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इस पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जिन पर ये रूल्स बनाए गए हैं। देन कम्स चैप्टर 3, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबाटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से एनवायरमेंट को बचाना, कंट्रोल करना, और अगर कुछ अबैटमेंट्स किए गए हैं तो उनके अगेंस्ट में सारी तरह की इंस्पेक्शन करना। पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन कहीं पर भी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक माइनस पॉइंट भी इस एक्ट का कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों के हाथ में पावर बहुत कम है, उनको इमीडिएट एक्शंस लेने के पावर नहीं है। बट ओवरऑल इसका अभी जो हम क्लॉजेस हैं वो ये हैं कि फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज एंड एजेंसीज इन सर्टेन केसेस, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और the institution or the organization or the person is bound to provide all the जितने भी requirements हैं उनको provide करने का। Then 11th, power to make sample and procedure to follow in connection therewith।
सैम्पलिंग ले या किसी भी तरह का फूड हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, जो भी बन रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बॉडी में, कोई काम हो रहा है, कुछ टॉक्सिसिटी के अंदेशे हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स के प्रोडक्शन के का अंदेशा होता है, तो उस तरह की किसी भी तरह की सैम्पलिंग कलेक्ट की जा सकती है, प्रोसीड्यूर फॉलो करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। एनालिसिस के लिए क्या-क्या पॉइंट्स हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन अंडर 12 में के अंदर क्या-क्या आते हैं। तुरंत ये सारे पॉइंट्स हर पॉइंट डिस्कस करने से वीडियो बहुत लंबा होगा, तो अगर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को डिटेल में पॉइंट डिस्कशन चाहिए तो वो मुझे लिखें चैट बॉक्स में, तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। नाउ द एनवायरमेंटल लेबोरेटरी 12th क्लॉज इज एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी राज्य में अगर उसे जरूरत लगती है एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी तरह के सुधार की, कंट्रोल की, नियंत्रण की, अल्टरेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, तो लेबोरेटरीज बनाए जा सकते हैं। उन लेबोरेटरीज में किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाना, उसके एक्सपेरिमेंट करना, ये सारे पावर हैं। देन गवर्नमेंट एनालिस्ट के अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट से रिपोर्ट्स लेना, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, अगर कुछ उल्लंघन हो रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा के से संबंधित उपायों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस तरह की स्थिति में पेनाल्टीज लगाया जा सकते हैं, पनिशमेंट्स डिसाइड किया जा सकता है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, every person who at the time of offense was committed was directly in charge of and was responsible, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर्स हो, अथॉरिटीज हो, जो उस कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर एक्शन लेना, ये सारा 16th क्लॉज में है। कंपनी मींस, अब ये डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर भी कंट्रोल रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन फोर्थ चैप्टर इज मिसलेनियस। बहुत सारे इसमें मिसलेनियस में काफी सारे जो छूट गए हैं पार्ट्स एनवायरनमेंट की सुरक्षा से संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन taken in good faith, cognizance of offences, information reports or returns, then members, officers and employees of authorities constituted under section 3 to be public servants. So these are the bar of jurisdiction, power of delegate, effect of other laws, power to make rules, ये सारे powers दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके। सेक्शन 13, सेक्शन 19, ये जो सेक्शन 12, इन सेक्शन 11, इन सेक्शंस के अंतर्गत जो भी एक्शंस लेने जरूरी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन बनाती है और एनवायरमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। कुछ और अमेंडमेंट्स की जरूरत फील हो, कुछ नए नियमों की जरूरत फील हो, तो पार्लियामेंट में रखना, ये 26वां क्लॉज है इस एक्ट का। सॉरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस सभी तरह के प्रमुख उपायों से संबंधित नियंत्रण रखना केंद्र सरकार ने इसके लिए ये एक्ट लाया है। इसमें 1990 में कुछ संशोधन किए गए हैं। 1999 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड लॉज आए हैं और इस तरह से समय समय पर बहुत सारे उपायों से सरकार एनवायरमेंट पर नियंत्रण, पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। हम सभी की ये ड्यूटी बनती है कि इसमें हम अपना योगदान दें। होप ये आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो होगा। आप अपने कमेंट्स लिखकर बताएं मुझे और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेल बटन दबाएं कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। सो प्लीज हेल्प मी टू स्प्रेड द चैनल ताकि मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकूं आपके साथ।